हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारी जो सहायक कुल सचिव की लगातार सीरीज चल रही है उसमें मैं काफ़ी यूनिट्स को कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, वो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकती हैं। ठीक है, ये इकाई का पार्ट 2 एवं सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। ठीक है, जो कि टॉपिक है प्रशासन पर नियंत्रण, विधान, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है काफ़ी, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी बने हैं। पुराना एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो ठीक है भाई। और आपको एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स, इन पीडीएफ्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर 91 31 93 27 19 इस नंबर पर 91 31 93 27 19 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप थ्योरी जो पीडीएफ हैं वो प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पर पीडीएफ 15 रुपये पे करने रहेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 30 रुपीज़ पे करने रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रशासन पर नियंत्रण, विधान, कार्यकारी और न्यायिक। प्रशासनिक उत्तरदायित्व को नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत नियंत्रण के ऐसे कार्य तंत्र विकसित किए जाते हैं जिनसे प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी को उन पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों तथा विवेक का प्रयोग कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों, स्थापित प्रक्रियाओं तथा परंपराओं के अनुसार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकताओं को निम्न दो कथनों में भली भांति स्पष्ट किया गया है। वो कौन से हैं? एडी वाइट जी का है एक क्वेश्चन। जनतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जनतांत्रिक मतलब जो जनता की सरकार होती है, समाज होती है, उसमें सत्ता को नियंत्रण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जितनी व्यापक तर सत्ता होगी उतनी ही अधिक नियंत्रण की क्या होगी? आवश्यकता होगी। लोकप्रिय सरकार की एक ऐतिहासिक दुविधा यह है कि सत्ता को पंगु किए बिना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त अधिकार किस प्रकार दिए जाएं और समुचित नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाए। ये किसने कहा है? एडी वाइट जी ने। वहीं पर लॉर्ड एक्टन जी क्या कहते हैं? सत्ता भ्रष्ट करती है। मतलब सत्ता क्या करती है? भ्रष्ट करती है। लेकिन जब किसी के पास पूर्ण सत्ता आ जाए तो वह व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी, अधिकारी वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि भ्रष्ट करती है। तो ध्यान रखना, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। ये किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन। अतः नौकरशाही सत्ता के खतरों को रोकने और लोक सेवकों द्वारा सत्ता के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध उपायों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरण ऐसे हैं जिनसे लोक सेवकों की सत्ता और विवेक को प्रतिबंधित किए बिना लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। मोटे तौर पर प्रशासनिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण प्रशासन के भीतर से काम करता है और यह इस तंत्र का ही भाग होता है। यह अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से और तंत्र के संचरण के साथ लगातार कार्यरत रहता है। दूसरी ओर बाह्य नियंत्रण प्रशासन तंत्र के बाहर से काम करता है और इसका निर्धारण देश के संविधान द्वारा क्या है? किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? एक तो बजट के माध्यम से हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, कार्मिक प्रबंधन के माध्यम से, कार्य कुशलता सर्वेक्षण के आधार पर, व्यावसायिक मानक के आधार पर, प्रशासनिक नेतृत्व के माध्यम से, पदानुक्रमिक व्यवस्था के माध्यम से हम आंतरिक नियंत्रण क्या है? स्थापित कर सकते हैं। और भी हैं,
पूछताछ और जांच के माध्यम से, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के माध्यम से भी हम आंतरिक प्रशासन नियंत्रण कर सकते हैं। प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो 4 एजेंसियां लागू की गई, कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और नागरिक। ठीक है, कौन सा? नागरिक। तो ये चौथा पॉइंट है नागरिक का। पहला पॉइंट है आपका विधायी नियंत्रण, देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वो संसदीय हो अथवा अध्यक्षात्मक, सरकार का सर्वोच्च अंग क्या होती है? विधायिका। चाहे तो कौन सी हो, अध्यक्षात्मक सरकार हो चाहे संसदीय सरकार हो, लेकिन इसमें सर्वोच्च जो होती है वो लेजिस्लेटिव होती है, क्योंकि इसका गठन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। यह जनता की इच्छा को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है और जनता के संरक्षक के रूप में काम करती है। कौन करती है? विधायिका। ध्यान रखना। अतः यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। परंतु प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में उन सरकारों से भिन्न होती है जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें क्या है? आपकी राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यपालिका का नियंत्रण, अभी विधायिका का नियंत्रण था, ये किसका है? कार्यपालिका का नियंत्रण प्रशासन पर है। ठीक है, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है नौकरशाही की कार्य प्रणाली पर मुख्य कार्यकारी अर्थात राजनीतिक कार्यकारी का नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नियंत्रण राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों द्वारा किया जाता है और भारत तथा ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा अलग अलग विभागों के मंत्रियों द्वारा यह नियंत्रण स्थापित किया जाता है प्रशासन पर। ठीक है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होता है। अपने मंत्रालय विभाग में सही गलत कार्यों के लिए प्रत्येक मंत्री ही क्या है? व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्री पदीय उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की मूलभूत विशेषता है। इसी कारण से राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण लागू करती है। सामान्य नियमकालिक और प्रतिवेदात्मक विधायी नियंत्रण के विपरीत कार्यकारी नियंत्रण अपनी विषय वस्तु में अधिक परिपूर्ण, स्थायी, निरंतर, प्रेरक, दोष निवारक और निर्देशात्मक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका कार्यपालिका प्रशासन अपना नियंत्रण निम्नलिखित उपायों से करती है, यानी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण किन उपायों से करती है, वो उपाय हैं। तो ठीक है, पहला है कौन सा? राजनीतिक निर्देशन, यानी कि नीति निर्माण। आगे देख लेते हैं। इसमें नीति निर्माण के द्वारा भारत में प्रशासनिक नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। उसके पास उनको लागू करने के संबंध में निर्देशन, निरीक्षण और समन्वय का अधिकार होता है। एक या अधिक विभागों का प्रभारी मंत्री विभागीय नीतियों को तय करता है, प्रशासकों द्वारा उनके कार्यान्वयन को निर्देशित करता है और लेखा निरीक्षण तथा समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दिशा निर्देश के द्वारा मंत्री अपने मंत्रालय या मंत्रालयों अथवा विभाग या विभागों के अधीन काम करने वाली प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? मंत्री उस विभाग का। आगे देख लेते हैं। विभागीय अधिकारी सीधे या पूरे तौर पर मंत्री के प्रति क्या होती हैं? जवाबदेह होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही कार्य राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बजट प्रणाली। ठीक है, कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण लागू करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। पहला था नीति निर्माण या निर्देशन के द्वारा, दूसरा है बजट के द्वारा प्रशासन पर कार्यपालिका क्या करती है? नियंत्रण स्थापित करती है। यह बजट तैयार करती है, उसे संसद में पारित कराती है और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन भी क्या करती है? आवंटित करती है। इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय अभिकरण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण निम्न उपायों से, यानी कि वित्तीय नियंत्रण कैसे स्थापित करता है प्रशासन पर कार्यपालिका? तो नीतियों और कार्यक्रमों का सिद्धांत अनुमोदन, बजट अनुमानों की पूर्व योजना की स्वीकृति, प्रदत्त अधिकारों के अधीन खर्चे की स्वीकृति, एकीकृत वित्त सलाहकार के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, अनुदानों का पुनर्वियोग एक उपशीर्ष से दूसरे में कोष का अंतरण। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो अनुदान हैं, ये अनुदान किसकी अनुमति से लिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सरकार को अनुदान दिए जा सकते हैं। ठीक है, और अनुदान की जो चर्चा की गई वो संविधान के अनुच्छेद 113 आर्टिकल में क्या है? इसका वर्णन किया गया है। और अनुदान किसकी अनुमति से लिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुमति से
लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, व्यय करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली वित्त संहिता निर्धारित करना। तीसरा पॉइंट क्या है, यानी कि पहला किसके माध्यम से हमें कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण कर रही, नीति निर्माण के द्वारा। दूसरा था बजट के द्वारा। तीसरा आप देख रहे हो कौन सा, नियुक्तियां एवं निष्कासन के द्वारा, यानी कि कार्मिक प्रबंधन नियंत्रण है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय, अगर पूछा जाए कार्यपालिका का सबसे प्रभावी उपाय नियंत्रण पर प्रशासन पर नियंत्रण करने का कौन सा है, तो नियुक्तियां एवं निष्कासन। कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। इस काम में भारतीय कार्यपालिका का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय लोक सेवा आयोग से क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, और ये सबसे क्या है, महत्वपूर्ण प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है, नियुक्तियां एवं निष्कासन। भाई देखो, अगर आप क्या है कार्यपालिका के पास इतनी पावर होती है, जैसे आप किसी मंत्री के अधीन कार्य कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप क्या कर दोगे, निष्कासन कर दिए जाओगे उस पद से, और किसी दूसरे व्यक्ति को वह पद सौंप दिया जाएगा। तो आप क्या है उत्तरदायी बनोगे तो कार्य बेहतर होगा। इस प्रकार क्या है, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है। आगे देख लेते हैं। भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख कार्मिक एजेंसी है। विभागाध्यक्षों के चयन और नियुक्ति में सर्वोच्च स्तर पर मंत्रीगण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः इस प्रकार की नियुक्तियों के द्वारा वे अपने विभागों के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। ठीक, मैंने अभी बात भी की थी इस चीज़ की। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन उनको उनके पदों से हटाने का पूरा अधिकार उसे ही होता है, यानी कि हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। कार्मिक प्रबंधन एवं नियंत्रण के मामले में अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है आपका, प्रदत्त विधि निर्माण द्वारा, यानी कि विधि निर्माण द्वारा भी क्या है, प्रशासन कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, कैसे, इसको कार्यकारी विधि निर्माण भी कहते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए कार्यपालिका के हाथों में यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। संसद कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और छोटे मोटे विवरण भरने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। अतः उन नियमों, विनियमों तथा उपनियमों को कार्यपालिका बनाती है जिनका पालन प्रशासकों द्वारा संबंधित कानून को लागू करने में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कौन सा, अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है आपका, अब अध्यादेश में आपको क्या देखना है, पहली बात तो ये याद रखना है कि जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, तो आंसर आएगा 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वहीं पर राज्यपाल जो करता है वो 213 के तहत अध्यादेश लागू करता है। ठीक है, यानी कि जारी करता है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान संसद की मध्यावधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अर्थात राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 123। इसका उद्देश्य उस परिस्थिति से निपटना है जो तत्काल कार्यवाही की मांग करती है। संसद के अधिनियम की तरह अध्यादेश भी उतनी ही आधिकारिक और प्रभावशाली होती हैं और इसलिए ये प्रशासन के कार्यों को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये ध्यान रखना, ये प्रश्न जो आपका अध्यादेश है वो केवल आपके 6 सप्ताह तक ही क्या होता है, प्रभावी होता है। अगर इन 6 सप्ताह के बीच में, 6 सप्ताह बोले तो कितना, 42 दिन, 42 डेज के भीतर अगर संसद की इसको स्वीकृति मिल जाती है तो ये कानून में परिवर्तित हो जाता है। अगर नहीं मिलती है या फिर राष्ट्रपति इसको पुनः वापस नहीं लेता है तो यह स्वतः ही 42 दिन बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ये कानून। ठीक है,
आगे देख लेते हैं लोक सेवा संहिता। कौन सी? लोक सेवा संहिता। कार्यपालिका ने एक लोक सेवा संहिता को तय किया है। अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासकों के लिए इनका ध्यान रखना और पालन करना आवश्यक है। इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोकती हैं। कौन? नियम रोकती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। भारत में ऐसे महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं। अखिल भारतीय सेवा नियम कब बना था? 1954 में बना था। ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम कब बना था? 1955 में बना था। अगला है रेलवे सेवा आचरण नियम कब बना था? 1956 में। एक बार और देख लीजिए, अखिल भारतीय नियम 1954 में, केंद्रीय लोक सेवा 1955 में, रेलवे 1956 में बना था। इन नियमों का सरकार राज्यों के प्रति निष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आदेशों के पालन, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों, लोक सेवकों के वित्तीय लेन देन, वैवाहिक प्रतिबंधों इत्यादि से है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से भी क्या करती है? कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से भी क्या करती है? लागू करती है। भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां जैसे कि प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, इनके माध्यम से भी क्या है? कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। कर्मचारी एजेंसियां, देखो भाई, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप पुराना वाला पेपर खोल के देख सकते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि सर ये इतना डीपली जाएगा, आप चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से अगर पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उस पर नज़र से सही से तरीके से, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऊपर ऊपर से पूछे गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही शायद पूछा गया है, कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण किन किन माध्यमों से रख सकती है? तो जैसे कर्मचारी, बजट, नियुक्ति निष्कासन, नीति निर्माण, ठीक है, और भी कौन से पढ़े थे जैसे कि, और ये लोक सेवा संहिता, अध्यादेश के माध्यम से, इनके माध्यम से क्या है? कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। आगे देख लेते हैं। मुनि एक महोदय का कथन है कि कर्मचारी एजेंसी, जो कर्मचारी एजेंसी होती है, कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा है कि जो कर्मचारी एजेंसी है वो कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मुनि आएगा। ठीक है, मुनि ने ही कहा है कर्मचारी एजेंसी कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। इसका अर्थ है कि अधिक आंखें होंगी व्यक्ति के पास, अधिक कान, अधिक हाथ, ये सब उसकी व्यवस्था को बनाने और लागू करने में उसकी सहायता करती हैं। अतः कर्मचारी एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती हैं और उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगला माध्यम कौन सा है कार्यपालिका जिसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है? तो अगला है जनमत को अपील। ठीक है, प्रशासन प्रणाली अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही, चाहे वो अमेरिकी हो, ब्रिटिश अथवा भारतीय, उसका रुझान यथास्थिति बनाए रखने वाला होता है। अतः वह परिवर्तन का विरोध करती है। यह कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क से नहीं लेती है। वास्तव में प्रशासन तंत्र के अभिन्न अंग फिफनर और पृस्थस के शब्दों में, यानी फिफनर और प्रस्तस के शब्दों में क्या है? विधायिका और प्रभावी समूहों से गठजोड़ करके और सामान्य जन के विरुद्ध अभियानों को सोचा समझा नापा तुला समर्थन देकर दूसरी एजेंसियों के मुकाबले अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। न केवल कार्यक्रम के क्षेत्र में बल्कि समान रूप से काम करने की उन स्थितियों पद्धतियों में निहित स्वार्थ विकसित कर लेते हैं जो नौकरशाही की आत्म केंद्रित और महत्वपूर्ण स्थिति में बढ़ोतरी करती है। अतः नौकरशाही नए कार्यक्रमों तथा पद्धतियों का प्रतिरोध करती है क्योंकि इनसे उसकी मजबूत स्थिति को क्या होता है? खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, अभी प्रशासन पर नियंत्रण हमको 3 प्रकार के दिए गए हैं टॉपिक में। कौन कौन से? आपको एक तो दिया गया है विधायिका, जो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा है कौन सा? न्यायिक नियंत्रण भी क्या है? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, और ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा स्थानीय स्वशासन से प्रशासन का संबंध। ठीक है, जो अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं न्यायिक नियंत्रण में क्या है। न्यायिक नियंत्रण जुडिशियल कंट्रोल, प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालय को है। इसका अर्थ यह भी है कि प्रशासकों के गलत कार्यों को भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में क्या है? चुनौती देने का अधिकार रखता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य
उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं की क्या है, रक्षा करना है। एल.डी. व्हाइट जी कहती हैं कि शब्दों में विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्धांततः कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रित करना है। वहीं प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यों की वैधानिकता को क्या करता है, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक तथा अन्य अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। कौन? न्यायिक नियंत्रण। आगे देख लेते हैं एम.पी. शर्मा जी के कथनों में भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक। अगर आपसे पूछा जाए भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक या शिक्षक कौन थे, तो एम.पी. शर्मा जी थे। ने सही ही कहा था, न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाती हैं। ठीक है। वास्तविकता यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकारी जवाबदेही और सरकारी ज्यादतियों या सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के न्यायिक उपचार, ये दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, दोनों पहलू हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आधार यानी कि बेसिस क्या है इसका, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है। ठीक है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण से मतलब क्या है, कानून का शासन। ठीक है। यहाँ पर कानून की क्या है, मान्यता हो, उसे अवधारणा से निकलता है। जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधानों की आधारभूत विशेषता है। ब्रिटिश संवैधानिक वकील ए.बी. डायसी अपनी विख्यात पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस अवधारणा को क्या है, शास्त्रीय व्याख्या में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है या किसी से भी कानूनी तौर पर जान या माल का नुकसान उठवाया नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि उसने देश की आम न्यायालयों के सम्मुख आम कानूनी ढंग से स्थापित कानूनों को साफ साफ तोड़ा हो। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, सामान्य कानून के क्षेत्र के अधीन है। यानी कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। कानूनी औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर संग्राहक उसी उत्तरदायित्व के अंतर्गत जिसकी कोई अन्य नागरिक हमारे संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों की देन है जो न्यायालयों के सामने लाए गए हैं। किन्हीं बातों में गैर सरकारी लोगों के अधिकारों का निर्धारण करती हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं संक्षेप में कानून के शासन की 3 तत्व कौन कौन से हैं। स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने के आरोप के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, कानून के समक्ष समानता, अर्थात सामान्य न्यायालयों द्वारा लागू देश के सामान्य कानून के प्रति सभी नागरिकों, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, सरकारी अधिकारी या सामान्य जन की समान अधीनता है। व्यक्ति के अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का क्या है, स्रोत है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत कौन है, तो संविधान, बल्कि यह व्यक्ति के उन अधिकारों का परिणाम है जिनको न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किया गया। अतः ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायिक निर्णयों से क्या है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रवाहित होते हैं। अब देख लेते हैं स्कोप ग्राउंड्स यानी कि क्षेत्र विस्तार। प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव। प्रशासक जब अधिकार के बिना या उसके अपने अधिकार क्षेत्र से परे यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है फिर भी वो उस कार्य को करता है, तो अपने अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाकर काम करता है। तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की उत्पत्ति यानी ओवरफिशेंस कहते हैं, कानून की त्रुटि की स्थिति में। ठीक है। प्रशासक जब कानून की गलत व्याख्या करता है और इस प्रकार नागरिक पर वे बाध्यताएं थोपता है जो कानून की विषय वस्तु द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की भ्रांति यानी कि मिसपेशेंस कहते हैं। ठीक है। जब देखो अधिकार का दुरुपयोग करता है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, तो उसे कहते हैं प्राधिकार की अति, यानी प्राधिकार जो अधिकार दिए गए हैं उससे भी आगे बढ़ के कार्य कर रहे हो तो प्राधिकार की अति। जैसे अगर आपको गाड़ी चलाते हो तो 100 की स्पीड में चलाओगे तो वो अति है। ठीक है। इसी प्रकार से लेकिन अधिकार कितना होना चाहिए, 60 की स्पीड में, वही ये है। उसके बाद अगर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कानूनों को तो वो है प्राधिकार की भ्रांति। ठीक है, यानी कि उसको भ्रमित करना। अगला पॉइंट है तथ्यों का पता लगाने में गलती
प्रशासक जब तथ्यों की खोज करने में भूल करता है और गलत पूर्व धारणाओं के आधार पर काम करता है तब भी क्या है, ये लागू होता है। प्राधिकार का दुरुपयोग, प्रशासक बदले की भावना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जब अपने प्राधिकार शक्ति या विवेक का दुरुपयोग करता है, तकनीकी तौर पर इसे कुप्राधिकार कहा जाता है। ठीक है, मॉलफिसेंस कहा जाता है। प्रक्रिया की त्रुटि, प्रशासक जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, उपरोक्त प्रकार के मामलों से प्रभावित नागरिक प्रशासन कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की क्या करने लग जाते हैं, मांग करने लग जाते हैं। ठीक है, भारत में समादेश यानी कि रिट्स इन इंडिया, ठीक है, रिट्स कहाँ से ली गई हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से शामिल की गई हैं। ध्यान रखना, हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिटों को शामिल किया गया है। पहली है जो परमादेश है, दूसरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तीसरी आपकी उत्प्रेषण है, चौथी आपकी कौन सी है, प्रतिषेध है, और पांचवी कौन सी आपकी अधिकार परीक्षा है। तो इस प्रकार 5 रिटों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और कहाँ पर किया गया है तो देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश जारी करने का क्या है, दिया है अधिकार। ये मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा क्या है, स्वीकृत हैं। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32, वहीं संविधान की धारा 226 क्या है, उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, न्यायालय समादेशों को न केवल व्यक्तियों के बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जब व्यक्ति के, देखो कि कोई व्यक्ति है सरकारी व्यक्ति, तो उसने हनन किया है तो उसके खिलाफ भी जारी किया जाए इसको। भारत सरकार भी अगर ऐसा हनन करती है लोगों के मूल अधिकारों को, तो उसके खिलाफ भी न्यायालय रिट जारी की जा सकती है। दूसरी ओर ब्रिटेन में न्यायालय समादेश केवल व्यक्तियों के विरुद्ध जारी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सरकार के विरुद्ध जारी भी किया जा सकता है। विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिट को किसके प्रति, विधायिका, लेजिस्लेटिव के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को भी समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, किंतु अभी तक उस प्रकार की कोई भी प्रावधान संसद द्वारा निमित्त नहीं किया गया है। सीमाएं देख लेते हैं, लिमिटेशंस। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई पीड़ित नागरिक मामले को उनके पास सामने लाता है। अतः न्यायपालिका के पास अपनी ओर से कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जब आप जाओगे वहाँ पर तभी न्यायालय क्या है, उस पर कार्यवाही करेगा, अदरवाइज वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा लागू किया गया नियंत्रण अपनी प्रकृति में सब परीक्षण नियंत्रण होता है, अर्थात यह तभी हस्तक्षेप करते हैं जब प्रशासनिक कार्यों से नागरिकों को क्या होता है, नुकसान हो चुका होता है। ठीक, प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, क्योंकि संसद कुछ मामलों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर कर सकती है। आगे देख लेते हैं। सुव्यक्त अध्यादेश, अर्थात कुछ मामले न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से खुद बाहर कर देती है। कुछ विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार भी कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है और बोझिल होने के साथ साथ अपनी क्या है, महंगी भी होती है। न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होती हैं, अतः वे प्रशासनिक खर्चों की अत्यंत तकनीकी प्रकृति को पूरे और समुचित तौर पर समझ नहीं पाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य की कल्याणकारी रुझान के चलते प्रशासन का आकार, उसकी विविधता तथा जटिलता बढ़ गई है, अतः न्यायालय प्रशासन के उस प्रत्येक कार्य की समीक्षा नहीं कर सकते हैं जो नागरिक को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दिया है कि नहीं। ठीक है भाई, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हमारे इसमें चर्चा क्या आया, आर्टिकल 32 आया। ठीक है, चर्चा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इस कथन को बोला गया था। अब इसके द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जैसे कि परमादेश। ठीक है, कौन सी, परमादेश। तो ये परमादेश रिट कब जारी की जाती है, तो यह जारी जब की जाती है जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने अधिकार का हनन करता है या दुरुपयोग करता है, तो न्यायालय क्या है, परमादेश रिट को जारी
कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है अधिकार परीक्षा दूसरी रेट। अधिकार परीक्षा मीन्स जैसे कि मान लीजिए कोई राहगीर है या कोई आम आदमी हो और वो अचानक से क्या है पुलिस की वर्दी में थाने में पहुंच जाता है और पूरे कार्यभार को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन लोगों को आसपास के जो कर्मचारी होते हैं उनको पता नहीं रहता है। लेकिन जब उसका पता चलता है तो फिर न्यायालय उससे पूछता है कि आपको यह अधिकार किसने दिया था कि आपने ये वर्दी धारण की, तो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, परमादेश हो गई, अधिकार परीक्षा हो गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है वो भी क्या है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो यात्रा के समय को काटकर 24 घंटे के अंदर उसको क्या सशरीर मतलब उस व्यक्ति को कहाँ पर प्रस्तुत करना होता है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी इसी प्रकार क्या है प्रतिषेध है। ठीक है, प्रतिषेध है। और एक है आपकी कौन सी उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण ये क्या करती है, उत्प्रेषण के अंतर्गत देखो अगर कोई छोटा न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई को अपने यहाँ क्या कर सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है। किस रिट के माध्यम से, उत्प्रेषण के माध्यम से। और प्रतिषेध क्या होती है भाई, जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय की अधिकारता से कोई मामला है फिर भी उसकी सुनवाई कौन कर रहा है, उच्च न्यायालय। तो इसकी मनाही करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि भैया ये क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इस मामले को हमारे यहाँ पर क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। इसको कहते हैं प्रतिषेध। और उत्प्रेषण कहती हैं किसी मामले को स्वतः ही अपने यहाँ मंगा लेना। ठीक है, ये उत्प्रेषण होता है। तो ये 5 प्रकार की हमारी रिटें थी। ठीक है भाई, ये हमारी इकाई 2 का जो पार्ट 8 था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अगले पार्ट जो आएगा वो 9 आएगा एवं इकाई 2 का अंतिम पार्ट रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवं जय भारत। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको लिए मिलती रहे।